हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी का फिर से एक बार 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड और 2025 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हो दोस्तों ये सारे जैक बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैक बोर्ड के जो ऑफिशियल क्वेश्चन होते हैं उनका आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे 40 सवाल को एक निपटाते हैं फिर से, और आगे आपको फिर से एक वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन होगा इस क्लास का कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई दोस्तों वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी फ्रांस की क्रांति। सेकंड सवाल होगा कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ये जितने भी सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बने हुए हैं और इस बार भी बनने की संभावना पूरा है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो रूसो को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है वो रूसो को कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बनता है। बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बनता है, यानी कि ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, और भारत का बिस्मार्क दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बनता है, 1871 ईस्वी में। और चौथा क्वेश्चन होगा कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य, यह कथन किसने कहा था। ठीक है, तो यह कथन किसने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक हो या कुछ अन्य हो। ठीक है, तो ये जो आपका है वो रूसो कहा था। रूसो, ठीक है, रूसो ये बात को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वकोश नामक पुस्तक की रचना किसने की। विश्वकोश नामक पुस्तक की रचना की किसने की, तो वो दिदरो ने किया था। आगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक यानी कि भारत की खोज या भारत एक खोज, उसके लेखक कौन थे, तो उसके खोज थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला क्वेश्चन होगा कि यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, यानी कि लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय थे। आगे संथाल विद्रोह के नेता, ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में स्टार्ट हुआ था और जो तुर्की के सम्राट थे खलीफा, उनके सपोर्ट में आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, तो वो चलाया गया था मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो जुड़वा भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन होगा कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध भी है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांकेतिक रूप से मान्य भी है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे संसाधन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन होगा कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि की कटाई में, ठीक है, किसका भूमिका नहीं है, तो देखिए वनों का काटना ये तो होगा ही, उसका भूमिका होता है। अतिचारण का भी, अति पशुचारण का भी भूमिका है, खनन का भी है। तो बच गया कौन, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन जो होगा उसी का भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है। तो 43% जो आपका है वो मैदान के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट 14वां नंबर क्वेश्चन होगा कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है दोस्तों वो अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार जब इसका प्रयोग होता है तो फिर इसका तुरंत इसको बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है। तो गुलाबी सिर वाली बत्तख जो आजकल तो दिखता ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लुप्त जाति। ठीक है, लुप्त जाति इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता को खत्म करने वाले कारक कौन से हैं। भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खत्म करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण और दावानल, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई से संबंधित है, जो उत्तराखंड की गढ़वाल रेनी गांव में ये स्टार्ट किया गया था। और 18वां सवाल है कि जल की कमी के क्या कारण है। तो जल की कमी के कारण अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण और सभी। तो उपयुक्त इसका सभी आंसर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है टांका क्या है। तो टांका देखिए तो राजस्थान में इसका उपयोग किया जाता है, तो पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए एक भूमिगत टैंक है। और अगला सवाल है कि सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। तो वो किया गया है 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ के आसपास किया गया है।
अगला सवाल है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है दोस्तों वो किया जाता है किसी देश की कुल आय से और कुल जनसंख्या से भाग देके, यानी कि किसी देश की कुल आय हम लोग देख लेंगे और कुल जनसंख्या जितना भी होगा उस देश का उससे हम लोग भाग लगा देंगे, मिल जाएगा हम लोग को प्रति व्यक्ति आय। आगे, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? तो वह देश जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका विकसित देश, ठीक है, विकसित देश के अंतर्गत रखेंगे उसको। आगे सवाल है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका, विकास केवल अपने लिए, या विकास केवल दूसरे के लिए, या फिर विकास वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। तो सतत यानी कि सस्टेनेबल गोल्स जो है, सतत जो अवधारणा है वो विकास, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो है वो है विकास वर्तमान के लिए भी और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। और अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का। आगे, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय कितनी होगी? तो 500 को 5000 से गुना मार देना है, तो 5 5 हो गया 25 और 2 और 3 5 को 0, तो 25 और 5 0, ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में कुछ निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवा का उत्पादन होता है, बिल्कुल गलत बात है। ख नंबर जो होगा बोला प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्माण के द्वारा बदलाता है, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 27वां सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसी स्थिति जहाँ लोग क्या हैं? तो बेरोजगार है, या नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, या नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। तो यही ऑप्शन क्या होगा? सही, 27 का ग आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे 28वां देखेंगे, 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, उसे कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। आगे आगे देखेंगे 29वां, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र का, ठीक है, तो यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, या सरकार के नियंत्रण से बाहर है, या कम वेतन पर काम प्रदान करता है, या इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। तो 29 का हो जाएगा क दोस्तों, ठीक है, यानी कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। आगे 30वां सवाल देखेंगे कि कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र जो आपका है तृतीय क्षेत्र का, ठीक है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। आगे, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो सत्ता की साझेदारी दो टाइप की होती है, क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। तो क्षैतिज वितरण में आपका क्या आ जाएगा? तो क्षैतिज वितरण में होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगा तो उसको क्षैतिज वितरण बोलेंगे। वहीं पर संघ सरकार, मतलब संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण। आगे देखेंगे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों सामुदायिक सरकार बेल्जियम से संबंधित है। आगे, बेल्जियम में डच बोलने वाले की आबादी कितनी है? तो बेल्जियम में डच बोलने की आबादी जो है वह 59% है, 59% डच बोलने वाला है। बाकी 20% क्या है? मतलब कि जर्मनी भाषा बोलने वाला। और आगे क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी को ऊर्ध्वाधर वितरण से संबंधित कौन है? ऊर्ध्वाधर वितरण तो वो हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय, संघ सूची वो होता है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, या केंद्र सरकार ही सिर्फ बात कर सकता है इसमें, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा? तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले या बैंकिंग, ये जो होगा आपका यही क्या होगा? संघ सूची का विषय होगा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का परसेंट कितना है? तो राजभाषा हिंदी बोलने वाले का परसेंट जो है वो 40% है, ठीक है, 40% आपका हिंदी बोलने वाले का परसेंट है। नेक्स्ट 38वां सवाल है कि भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो देखिए भारत की अनुसूचित भाषा टोटल कितनी है? 32 है, ठीक है। 32 में से संथाली झारखंड का एक महत्वपूर्ण भाषा है जिसको शामिल किया गया है। आगे 39वां देखेंगे, पंचायत में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का व्यवस्था किया गया है? तो दोस्तों वो 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, लेकिन यहाँ पर 30 ऑप्शन है तो इसमें काम चला सकते हैं, यानी 1/3 जो है ना वो 1/3 आरक्षण किया गया है। आगे, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण जब केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दिया जाता है उसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो 1992 में उठाया गया था, 1992 में।
तो आप देख सकते हैं टोटल हम लोग आज 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल किए हैं एसएसटी का, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और प्लस आपके जो 2025 का जो एग्जाम जैक का होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको बताते चले कि ये जितने भी सवाल हैं जैक के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का है, तो समझ लीजिए आपकी सवाल आने का चांस जरूर रहेगा। और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।